हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम सुहानी है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से थी और गांव में रहती थी। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की थी। मैं बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन साधारण दिखती थी। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण मेरे माता-पिता मेरी शादी जल्दी करना चाहते थे। हमारे गांव में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। मेरे माता-पिता ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, जो पड़ोस के गांव से आया था। वह लड़का गांव का ही था, लेकिन उसकी नौकरी कतर में थी और वह अच्छी कमाई कर रहा था। वह पढ़ा लिखा भी था, इसलिए मेरे परिवार को रिश्ता पसंद आया। मेरी भी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से हो, जो पूरी हो गई। मेरे होने वाले पति आदित्य कई सालों से कतर में काम कर रहे थे। वे अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और उनके 3 छोटे भाई बहन थे। उनके पिता का देहांत पहले हो चुका था, लेकिन उनकी मां अभी भी थीं। हमारा रिश्ता फोटो देखकर तय हुआ था। आदित्य कतर में थे, इसलिए बार बार आ नहीं सकते थे। उनके परिवार की शर्त थी कि वे शादी के समय ही भारत आएंगे। मेरे पिता के एक दोस्त ने यह रिश्ता करवाया था, इसलिए आदित्य मेरे लिए अनजान थे। दोनों परिवारों की सहमति से हमारा रिश्ता पक्का हुआ और कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात जब मैं अपने पति से मिली, तो मुझे उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मेरे ससुराल का घर छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से ज्यादा लड़के की कमाई मायने रखती है। मैंने भी यह बात मान ली थी। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति ने कतर वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे पता था कि आदित्य कतर में काम करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी जाने की बात से मैं हैरान थी। मैंने सोचा था कि वे कुछ समय यहाँ रुकेंगे और हम एक दूसरे को ठीक से जान पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने आदित्य से कहा कि मैं उनके बिना यहाँ कैसे रहूंगी, तो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत वापस बुलाया है। उन्होंने मुझे समझाया कि यह उनकी नौकरी के लिए जरूरी है। आदित्य ने बाजार से 15-20 किलो फिटकरी लाकर मुझे अपने सामान में रखने को कहा। मैं हैरान थी और उनसे पूछा कि इसका क्या करेंगे। आदित्य ने बताया कि कतर की औरतें फिटकरी का कुछ और इस्तेमाल करती हैं और वहां इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और समझ गई कि हर जगह की अपनी ज़रूरतें होती हैं। आदित्य ने मुझसे वादा किया कि वे जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के बाद मेरी नंदों ने मुझ पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मेरी सास बीमार रहती थीं, इसलिए ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थीं। मेरी ननदों को मेरे आंसू दिखावा लगते थे। आदित्य मुझसे फ़ोन पर बात करते और कहते कि उन्हें मेरी बहुत याद आती है। एक दिन उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि वे मुझे कतर बुला रहे हैं और सभी कार्यवाही पूरी हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी नंदों के चेहरे पर जलन दिखने लगी, क्योंकि वे भी चाहती थीं कि उनका भाई उन्हें भी कतर बुला ले। मैंने अपनी ननदों को नज़रअंदाज कर जल्दी से अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने आदित्य से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई सामान लेकर आऊं? आदित्य ने कहा, तुम मेरे लिए 20 किलो फिटकरी लेकर आना। ये सुनकर मैं फिर से हैरान रह गई। कुछ समय पहले ही आदित्य 15-20 किलो फिटकरी लेकर गए थे। अब फिर से 20 किलो फिटकरी की मांग बहुत ज्यादा थी। मेरा खुद का सामान भी काफी था। ऊपर से 20 किलो फिटकरी की वजह से मुझे ज्यादा वजन के पैसे चुकाने पड़े थे। मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का कतर की औरतें क्या करती हैं। कतर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर आदित्य को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन आदित्य ने मुझसे मिलने के बजाय पहला सवाल यही पूछा, क्या तुम फिटकरी लेकर आई हो? उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे मिलने से ज्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी। मैंने चुपचाप फिटकरी से भरा थैला निकालकर उन्हें दे दिया। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। आदित्य मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए और बहुत प्यार से पेश आए। कुछ समय बाद जब मैंने फिर से फिटकरी का जिक्र किया, तो आदित्य ने बताया कि कतर की औरतें
फिटकरी को बहुत ऊंचे दामों पर खरीदती हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने के बाद 2 महीने तक बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे वापस भारत जाना होगा क्योंकि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पैसे बच नहीं रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और कहा, आपके बिना मेरी वहाँ कोई जिंदगी नहीं। मैंने सब रिश्तेदारों से कह दिया है कि अब मैं हमेशा आपके साथ कतर में ही रहूंगी। आदित्य ने समझाया कि उन्हें अपने परिवार का भी खर्च उठाना है और मेरी वजह से सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्से में कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लूंगी और अपना खर्च खुद उठाऊंगी। आदित्य ने मेरी बात को मजाक समझा। मैंने आसपास के फ्लैट वालों से बात की और कुछ घरों में काम ढूंढ लिया। कई भारतीय परिवारों ने मुझे काम पर रख लिया। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे जिससे मैं आदित्य के साथ रह सकती थी। मैंने आदित्य को बताया कि मुझे खाना बनाने और सफाई करने का काम मिल गया है। यह सुनकर आदित्य हैरान रह गए और कहने लगे कि वे मुझे दूसरों के घर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार आदित्य ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि अब मैं आदित्य के साथ हमेशा रह सकती थी। अगले दिन आदित्य ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ में आए तो ही करना, वरना ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काम के दौरान मैंने देखा कि कतर के घरों में बहुत सारी फिटकरी रखी हुई थी। मुझे याद आया कि आदित्य भी बहुत सारी फिटकरी लाए थे। मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। किचन में काम करते समय मैंने देखा कि हर घर में फिटकरी का ढेर लगा होता था। इस अनुभव से मुझे पता चला कि कतर में भारतीय खाने और घरेलू काम के लिए हमारी बहुत मांग है। मैंने यहीं रहकर काम करने का फैसला कर लिया था और आदित्य भी इस बात से सहमत हो गए थे। अब मैं खुश थी कि मैं आदित्य के साथ रह सकती हूँ और साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकती हूँ। अब मेरे मन में एक अजीब सा जिज्ञासा जाग उठा था कि आखिर यह सब क्या है। भारत में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक औरत किचन में आई और उसने फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में पानी लिया। फिटकरी का टुकड़ा उस बर्तन में डालकर उसे ढककर कोने में रख दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने पानी में फिटकरी क्यों डुबोई थी। वह यह काम चोरी चुपके कर रही थी और मैंने उसे देख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे देखूं। इस बात पर मैं और भी ज्यादा हैरान हुई। मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं सारे घरों में खाना बनाकर और सफाई करके 6 घंटे में फ्री हो गई और आदित्य के घर लौट आई। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा। शाम को जब आदित्य घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे। मैंने उन्हें समझाया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर भेज सकते हो। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ गुजारा कर लूंगी। मेरी बात सुनकर आदित्य मुस्कुरा उठे। आखिर यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही थी। आदित्य रात के खाने के बाद मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गए। जब से मैं कतर आई थी, यह पहली बार था कि वह मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अब तक तो मेरे सिर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस न भेज दें। वह मुझे एक बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थीं और हर औरत ने ढेर सारा सोना पहना हुआ था। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। अब तक मैंने यही समझा था कि शायद कतर में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों ने बहुत तरक्की कर ली थी। हमने खूब सारी शॉपिंग की और आदित्य ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई। घर आते समय रास्ते में हमें आदित्य के दोस्त मिल गए। शायद वह ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। उन्होंने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वे लोग बहुत अच्छे थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार
हिंदुस्तान से यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने मुझे और आदित्य को अगले दिन डिनर के लिए बुला लिया। वे लोग भी कतर में ही रहते थे, लेकिन उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी। आदित्य ने उनसे मना भी किया कि हम लोग डिनर पर नहीं आ सकते, लेकिन वे नहीं माने और जब वे ज़्यादा जिद करने लगे तो मेरे पति ने उनके डिनर का ऑफर स्वीकार कर लिया। मैं आदित्य के दोस्त के घर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था। अगले दिन मैंने सारे घर का काम किया और जल्दी जल्दी तैयार हो गई। आदित्य ने कहा था कि वे जल्द ही काम से लौट आएंगे और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर जाएंगे। आदित्य के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया। उनका घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। उनके 2 प्यारे बेटे थे और एक 3 महीने की बेटी भी थी। छोटी बेटी को देखते ही मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया। आदित्य के दोस्त की पत्नी का नाम आयशा था। वह किचन में खाना बना रही थी। मैं भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, भाभी, आप बैठ जाइए, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आती हूँ। मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, और फिर मैंने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। तभी मेरी नज़र आयशा भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डिब्बे में रखा हुआ था। डिब्बा ट्रांसपेरेंट था, इसलिए मुझे उसके अंदर की फिटकरी साफ दिखाई दे रही थी। एक बार फिर मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर कतर की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि मैं आयशा से फिटकरी का राज पूछ लूं, लेकिन मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम करती थी वहां की मालकिन ने चोरी छुपे फिटकरी को पानी में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे क्या बात हो सकती है। आयशा का ध्यान खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, यह फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है? आखिर आप लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी बात सुनते ही आयशा के चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने जल्दी से फिटकरी का डिब्बा उठाकर किचन की अलमारी में रख दिया। उनका अंदाज बड़ा अजीब था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लग गईं, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं रही। आयशा ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से अनुमति लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर पूरे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी का ख्याल चलता रहा। आदित्य ने मेरा गुमसुम चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आदित्य को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने यहाँ पर काफ़ी घरों में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज आयशा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी थी, जो कि बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कतर की औरतें इतनी सारी फिटकरी का क्या करती हैं? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम हर छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हों, हमें उससे क्या मतलब? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती थी। वहाँ तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। आदित्य ने कहा, चलो मैं ही तुम्हें पता करके बताता हूँ कि आखिर यहाँ की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती हैं और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहाँ के लोगों के घरों में खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माता पिता से मेरी हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं आदित्य के पास आई थी, मेरी माँ को बहुत सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी को पानी में भिगोकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं कतर में आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम करती थी, वे लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ होती थी और जिनके घरों में मैं सफाई करती थी, वे भी मेरी मेहनत की सराहना करते थे।
वहां पर मेरी सफाई की भी खूब तारीफ की जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से काम करती थी। खाना भी मुझे ज्यादा नहीं बनाना होता था। 2-3 तरह की डिशेस थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनानी होती थीं। कुछ दिन बाद एक सुबह आदित्य ऑफिस से घर आए और मुझसे बोले, मेरे लिए अपने हाथ की अच्छी सी चाय बना दो। उनका मूड बहुत अच्छा लग रहा था और वे फ्रेश लग रहे थे। मैंने पूछा, आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है? आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूं। आज तुम्हारी परेशानी खत्म करने वाला हूं और तुम्हें फिटकरी का राज बताऊंगा। मैं फिटकरी का राज जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। जल्दी से चाय बनाकर और सारे काम निपटाकर उनके पास बैठ गई। आदित्य ने बताया कि कतर की औरतें यह नहीं चाहतीं कि किसी को पता चले कि फिटकरी का उपयोग वे किस लिए करती हैं। यह परंपरा उनके पुराने जमाने से चली आ रही है। आयशा भाभी ने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया था। आदित्य ने कहा कि हर जगह की अपनी अलग रस्में और इलाज होते हैं। तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती। फिटकरी का उपयोग कतर में अलग तरीके से होता है। वहां की औरतें इससे एक खास दवाई बनाती हैं, जिसे वे अपने बुजुर्गों से सीखती हैं। फिटकरी को पानी में मिलाकर कई दिन तक रखते हैं और रोज सुबह खाली पेट इसे पीती हैं। इस दवाई का सेवन 3 महीने तक किया जाता है, जिससे उनका मानना है कि बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होता है और यह भी कि बेटा ही पैदा होगा। आदित्य ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाए तो वे भी इस टोटके को अपनाने लगेंगी। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैंने आदित्य से पूछा कि क्या यह सच है। आदित्य ने बताया कि कतर में उनके दोस्त ने ही उन्हें यह राज बताया है। आदित्य इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ फिटकरी बहुत महंगी है और आसानी से मिलती भी नहीं। कतर की औरतें इसलिए इस बात को छुपाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर किसी को बता दिया तो उनका टोटका काम नहीं करेगा। आदित्य ने मुझसे कहा, हमें बेटे या बेटी से फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी इच्छा है कि हमें संतान का सुख मिले। उनके इन शब्दों से मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मेरी भी सुन ली और मुझे मां बनने की खुशखबरी मिली। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जबकि मैंने कोई भी टोटका या दवाई नहीं की थी। यह सब ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन इंसान फिर भी अपने तरीके आजमाता रहता है। कतर की औरतें भी इन्हीं टोटकों पर विश्वास करती हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी कतर की औरतें इस टोटके को मानती हैं, लेकिन ज्यादातर के घर में फिटकरी जरूर मिलती है। हमें जो संतान मिले उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर खुशी से अपनाना चाहिए। बेटा हो या बेटी, संतान होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति आदित्य के साथ बहुत खुश हूं, लेकिन अब मैंने कतर की औरतों के मामलों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। मुझे यह ठीक नहीं लगा कि वे लोग बेटे के लिए इतने टोटके करते हैं। बेटी भी ऊपर वाले की एक खूबसूरत देन होती है। मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं और मैं यह दुआ करती हूं कि अगली बार मुझे एक बेटी मिले। मुझे अपनी कहानी आपसे साझा करके बहुत खुशी हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली अपडेट सबसे पहले मिले।